बीजेपी के दो चेहरे फिलहाल इस गोवा बैठक के ठीक पहले उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी एक तरह से भारतीय झगड़ालू पार्टी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और दूसरा ये कि बहुत सारे नेता बीमार हैं। बीमार जनता पार्टी के रूप में भी उभर कर सामने आई है। क्या वास्तव में बीमारी की वजह से कई नेता गोवा नहीं पहुंच रहे हैं? इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के नेता मौजूद हैं और हमारे साथ जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी पटना से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अवधेश जी आपसे ही कर लेती हूं मैं। चार अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। ये चारों लोग गोवा नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? चित्रा, दो नाम आपने भाजपा का भी दिया है। अब मैं तो उस प्रकार के नामकरण में अभी इस समय मेरे लिए जरा कठिनाई है उसको स्वीकार करना। किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए अचानक अगर हमारे पास बिल्कुल कोई कंफर्म ऐसा नहीं है तो मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि ये सब विरोध में नहीं जाएंगे। क्योंकि आप अगर पार्टी का इक्वेशन देख लीजिए तो शत्रुघ्न सिन्हा का, जसवंत सिंह का या उमा भारती का भी अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में नेतृत्व जाने की वहां बात होती भी है तो उससे इतना विरोध कैसे होगा कि ये नहीं जाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, पार्टी के इस समय वरिष्ठतम नेता है, उनको मालूम है कि मेरे एक कदम से जो कुछ भी हमने इस पार्टी को 2 से आज इस स्थान तक पहुंचाया है वो पार्टी पूरी भरभरा सकती है। तो वो इतना विवेक और संतुलन खो करके लाल कृष्ण आडवाणी इस सीमा तक चले जाएंगे कि अपने जीवन में ही अपने द्वारा बनाए हुए घरौदों को उजाड़ देंगे। इससे मैं सहमत नहीं होता हूं। देखना पड़ेगा कि आज पदाधिकारियों की बैठक में नहीं रहते हैं, कल वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाते हैं कि नहीं जाते। ये दो बातें यहाँ एक चीज मैं कह दूं, पहले जानकारी आई कि आडवाणी जी बीमार हैं, इस वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। अब राजनाथ सिंह सफाई देते हैं और कहते हैं कि मैंने ही मना किया है कि आप मत पहुंचिए। यही कहा है कि उनके स्वास्थ्य को देखा है। ऐसा है, मेरे पास भी वो बयान है। देखो, ये तो हो जाएगा कि मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन ये स्पष्ट करना जरूरी है पत्रकार होने के नाते। राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमने कहा है कि आप पदाधिकारी की बैठक में नहीं आइए, कल वो रहेंगे। मेरा अब दूसरे मामले, देखो, भारतीय जनता पार्टी की ओर इस समय देश की नजर इसलिए है कि वो नेतृत्व, नीति, रणनीति और नियत चारों की दुविधा में फंसी हुई है। ये बात बिल्कुल सच है, उलझी हुई है। और ऐसी पार्टी की नियति जो है वो गोवा के समुद्री फेन से ठीक हो जाएगा, वो धुल जाएगा, ये है इस समय। क्योंकि गोवा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सुर्खियां दिया है, जो खबरें हम लोगों को दी है, उसमें सुकूनदायक सकारात्मक खबरें हमको नहीं मिल रही हैं। ये बात सच है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसकी ओर सरकार के विरोधी जितने भी लोग राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, जहां क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, इसकी ओर देख रही है कि क्या रणनीति लेकर के, कैसा नेता का चेहरा लेकर के, कैसी नियत लेकर देश के सामने आ रही है। उस दृष्टि से गोवा का बहुत व्यापक महत्व है। और सबसे ज्यादा तो कांग्रेस और जेडीयू भी देख रही है कि गोवा से क्या कुछ निकल कर आता है समुद्र मंथन। वो तो नीरज जी बैठे हैं। सबसे ज्यादा तो इस समय जनता दल यूनाइटेड की ही नजर वहां होगी कि भाई वहां फैसला क्या होता है। संबित पात्रा जी, यहां पर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर गुटबाजी लगातार जारी है। कोशिशें राजनाथ सिंह कर रहे हैं कि सभी को मना लिया जाए, लेकिन कई दिग्गज नेता हैं जो पहुंच नहीं रहे हैं। कई ने अपनी असहमति पहले ही जता दी है। और आप कहेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, जैसा कि जिक्र कर रहे थे अवधेश जी, लाल कृष्ण आडवाणी ने ग्वालियर में तो पहले ही साफ कर दिया था कि नरेंद्र मोदी की वास्तविक स्थिति फिलहाल क्या है। देखिए, मैं अंत से शुरुआत की तरफ जाऊंगा। आपने अंत में कड़ी जहां छोड़ा, यह कह के छोड़ा कि ग्वालियर में कहीं न कहीं आडवाणी जी ने मोदी जी को नीचा दिखाया और शिवराज सिंह चौहान जी को ऊपर दिखाया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग था जिसमें कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी मौजूद था और यथाशीघ्र मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों भी जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब पार्टी के सर्वोच्च नेता अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी, जो हमारे पार्टी के पैट्रियार्च हैं, वो वहां भाषण कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जब वो वहां के स्थानीय नेता अर्थात वहां के मुख्यमंत्री की बड़ाई करते हैं और एक मोरल बूस्टिंग का जो है पूरा प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गुजरात जाने की जरूरत क्या थी? गुजरात छत्तीसगढ़ का दे देते, पड़ोसी राज्य है, वहां के रमन सिंह मुख्यमंत्री, उनका एग्जाम्पल दे देते। आप अगर नरेंद्र मोदी से ही तुलना क्यों? देखिए, आप अगर उनके पूरे वक्तव्य को ध्यान से देखेंगी तो आप पाएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बड़े परिपक्वता के साथ भारतीय जनता पार्टी के
तीनों मुख्यमंत्रियों का नाम वहां लिया उन्होंने, साथी दलों के सरकारों का भी विकास में कि कांग्रेस से बिल्कुल उन्होंने सबका नाम लिया है। जिस सांस में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लिया, उसी सांस में उन्होंने रमन सिंह जी का भी नाम लिया, उसी में उन्होंने शिवराज जी का भी नाम लिया और तीनों को शाबाशी दी अपने विकास के लिए। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा, देखिए गुजरात में चुनाव हो चुका है, गुजरात में जीत हासिल हो चुकी है, मध्य प्रदेश में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे, मगर चुनाव अभी होना है, बाकी है। तो स्वाभाविक रूप से जहां कार्यकर्ता गुजरात में अभी मानसिकता पूरी तरह गुजरात के चुनाव में है, कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि कम करके आंकने के तहत लालकृष्ण आडवाणी दरअसल उस रोल में नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहते हैं और ये बातें उभरकर समय समय पर आती भी रही हैं। आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन नीरज कुमार जी, राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान आता है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ ही साथ जेडीयू की भी जरूरत आज की डेट में बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि गोवा कॉरिडोरिंग में मोदी को महानायक बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है बीजेपी की ओर से। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जो मंतव्य आया है वह महाराजगंज के उपचुनाव के संदर्भ में आया है और संवाददाता सम्मेलन में अपनी बातों को रखा, लेकिन महाराजगंज के चुनाव में उन्होंने भी प्रचार कार्य में भाग लिया, नामांकन में भाग लिया, पूरी ताकत से भाग लिया और चुनाव परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गया, हमारे पक्ष में नहीं आया। जी। जिस संदर्भ की चर्चा वो कर रहे हैं, भाई बिहार में सुशील मोदी जी नेता है विधायक दल के, नीतीश जी जेडीयू के विधायक दल के नेता है, तो बिहार के मोदी जी तो सक्षम है, काबिल है, बिहार को कोई आउटसोर्सिंग की जरूरत है, बिहारी अब अपने बलबूते खड़ा हो गया है। लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान आया है, अक्टूबर में एक बड़ी रैली वहां पर होने जा रही है और बाकायदा इन्विटेशन लेकर गुजरात जाएंगे वहां के नेता ताकि उनको बुलाया जा सके और नरेंद्र मोदी का जो गुणगान होगा वो अक्टूबर में बिहार में भी होता हुआ नजर आएगा। क्या आप लोग इस बात का स्वागत करेंगे? क्या वो सहयोगी हैं तो इस लिहाज से भी नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जेडीयू पहुंचेगी? अब देखिए ना, ये संदर्भ जो बार बार इस कैसेट को रीडायल किया जाता है, मैं बार बार इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट किया, हमारी पार्टी का नजरिया स्पष्ट है सारे बिंदुओं पर जी। और ये विवाद पैदा होने के पहले का ये मंतव्य सारा आ गया है। ये बार बार इस बात पर क्या कुरेदने की जरूरत है? कोई जरूरत तो है नहीं। तो बिहार में सरकार चल रही है, मजबूत गठबंधन है, नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना जी। देश की राजनीति में पहला प्रयोग बिहार में हुआ कि 3/4 बहुमत आया है सेकंड टर्म में हमको जी। तो ये बिहार के लीडर मदद हुआ, मजबूत लीडरशिप है बिहार में, कोई बिहार को आउटसोर्सिंग की जरूरत है? लेकिन क्या? एक चीज और है, महाराजगंज में नीतीश कुमार 12 रैलियां करते हैं, एक बात 12 रैलियां करते हैं महाराजगंज में जाकर नीतीश कुमार और अपने उम्मीदवार से ज्यादा अपने चेहरे को आगे करते हैं ताकि वोटरों को लुभाया जा सके। वहीं नरेंद्र मोदी 6 जगहों पर चुनाव प्रचार होता है और एक जगह पर भी नहीं जाते हैं। दिक्कत क्या है? अगर इस बात को आप स्वीकार लेंगे कि हाँ नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने गुजरात में इस बात को साबित करके दिखाया है, जबकि महाराजगंज उपचुनाव में हार इस चीज को साबित करता है कि कहीं न कहीं जेडीयू का जो पलड़ा है वो हल्का हुआ है। नहीं, महाराजगंज का उपचुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे पीके शाही जी, दोनों दल के साझा उम्मीदवार थे। हमारे लिए चिंतन का विषय है कि पीके शाही जैसा स्वच्छ व्यक्तित्व का व्यक्ति चुनाव लड़ना जाए और जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 3/4 बहुमत मिला जी। ये साधारण बात नहीं है। तो 2010 की बात है ना। मैं तो केवल एक प्रश्न, हालांकि ये विषय हम लोग इस समय गोवा पर बैठे हैं, लेकिन महाराजगंज से मेरी जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने के बावजूद वहां के कार्यकर्ताओं ने पीके शाही को वोट देना स्वीकार नहीं किया। उन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री जिस ढंग से अनावश्यक रूप से लगातार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं वो हमको स्वीकार नहीं है और इसलिए हम प्रतिशोध में उसका विरोध जो है व्यक्त करेंगे। शाही ने तो बयान भी दिया था, उन्होंने कहा भी था कि बीजेपी के नेताओं ने प्रतिशोधात्मक मतदान आपके विरुद्ध हुआ। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता का कोई अर्थ नहीं है अवधेश जी।
अगर ये उसके तो भाजपा दल के नेता भाजपा तय करेगी। दोपहरी में नहीं, मैं आपकी बातों पर आ रहा हूं जी। सारे नेता जिन्होंने कल मंतव्य दिया है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र उसी जिला में है, दिन रात उन्होंने मेहनत किया, उसके बाद नतीजा नहीं आया, तो उनको तो मूल्यांकन तो सबका विषय है। बिल्कुल ऐसा मूल्यांकन विषय उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर हमारे विधायक हैं तो हमारी सहयोगी पार्टी नहीं, अगर एक आप दूसरी बात कि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी एक व्यक्ति का नाम लिया हो जिसकी चर्चा बार बार ये नाम नीतीश जी ने कभी मंतव्य किसी के बारे में लिया हो? अरे नीरज जी, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप स्वयं पत्रकार रहे हैं, आपको सब मालूम है। कोई मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने संगठन की चर्चा करना, केंद्र सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना, ये सबको छोड़ के 80% अगर आप कीजिएगा, यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ आपको। इस वक्त दिखा रहे हैं हम नरेंद्र मोदी के पक्ष और विरोध में कौन कौन से स्वर बुलंद हो रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के या तो पक्ष में है या फिर विपक्ष में। और आपको ये भी बता दें कि महामंथन का दौर, समुद्र मंथन का दौर इस वक्त जारी है बीजेपी के अंदर। और देखना यही होगा कि विष निकलकर आता है या फिर अमृत गोवा से, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि जेडीयू की भी खास तौर से निगाह वहां पर बनी हुई है। नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए गोवा में एक मंच की तैयारी हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ये वही गोवा है जहां पर 2002 में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी को अपना इस्तीफा देने के लिए, लेकिन वहां पर लालकृष्ण आडवाणी बिल्कुल उनके आगे खड़े हो गए थे। नरेंद्र मोदी का पूरा पक्ष लेते हुए उन्होंने विरोध जताया था अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, और इस वजह से इस्तीफा नहीं देने के लिए कह दिया गया था नरेंद्र मोदी को, और कहा गया कि आप गुजरात की जनता की सेवा कीजिए। 2002 और 2013 में स्थिति किस कदर बदल चुकी है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप देख पा रहे हैं पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, और ये संसदीय बोर्ड के नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी के कुछ पक्ष में हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। और विरोध में जो सबसे मुखर स्वर है वो है लालकृष्ण आडवाणी का, और उसके बाद सुषमा स्वराज का। ये जो वृत्त असल में आप घुमाते हुए हम लोगों ने पूरी चर्चा को एक व्यक्ति तक असल में सिमटा दिया है। खैर नीरज जी की बात देखो, 3-4 बातें एक व्यक्ति तक नहीं, ऐसा है चर्चा देखो, हम लोग भी करते हैं इस समय मेरा भी मानना है, जितना मैं देश में घूमता हूं, किसी भी एक नेता से ज्यादा लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को प्राप्त है, इसको मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं। लेकिन वो लोकप्रियता वोटों में भी तब्दील होगी, इसका परीक्षण होना अभी शेष है। एक बात तो यह है। दूसरा, आडवाणी की भूमिका को आप एकदम ऐसे मत लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर दूसरा पक्ष है तो उस पक्ष की बात आखिर कौन रखेगा पार्टी में। इस समय लेकिन आडवाणी जब विरोध करते हैं तो राजनाथ सिंह सफाई देते हैं। ऐसा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध किया है, ये हमारा आकलन होता है। वो कभी खुले में आकर के विरोध नहीं किए हैं, मैं ये मानता हूँ। तुलना करके वो दिखा देते हैं बेहतर कौन है। जब देश में हवा बह रही हो नरेंद्र मोदी के पक्ष में, तो शिवराज सिंह को उनसे बेहतर बता देना बिल्कुल अपने आप में अगर विवेक और संतुलन उसी को कहते हैं कि अगर कोई हवा भी है उसमें कोई विवेक की बात है, उसके सामने खड़ा होकर बोलना ही चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी चाहे जितने लोकप्रिय हैं, बिल्कुल लोकप्रिय हैं, लेकिन आडवाणी ने जिस भाजपा को सींचा है उनको ये भी सोचना है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो जाए। लेकिन वक्त के साथ चेहरा बदल जाता है ना। ये आपको वक्त लगता है, ये उनका आकलन है कि पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व का जैसा विषय हो, पार्टी में दूसरे मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, ये भी चर्चा में आए। साथ ही साथ देश में एक छोटा वर्ग ही सही जो नरेंद्र मोदी से स्वयं को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है, उसकी भी आवाज सामने आए। मुझे लगता है कि एक बुजुर्ग नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी इस समय ये भी भूमिका निभा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जब उन्होंने भाषण शुरू किया उस समय भी उन्होंने सारी चर्चाएं की और ये भी कहा कि हमको अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी विस्तार करना है, हमको दूसरे समुदायों के बीच भी जाना है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि लीडर ऐसा चाहिए जो हमारे साथियों को भी जोड़े, जो दूसरे समुदाय में भी जाए। पहले अशोक सिंघल का एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि गठबंधन की आड़ में ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने अस्तित्व को ही खत्म कर ले। अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे नहीं करती है तो इस वक्त बीजेपी का कोई एक ऐसा बड़ा नेता आप बताइए जिसके चेहरे को देखकर
जो आम जनता है आगे न करने का सवाल नहीं है, आगे न करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो दूसरे पक्ष हैं उस पर भी पार्टी को विचार करना ही चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नेता नहीं है। आपको याद है कि 1995 में उन्होंने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रस्तावित किया था। उस समय आडवाणी की अपनी लोकप्रियता चरम पर थी अयोध्या आंदोलन के कारण। उस समय वाजपेयी जी हाशिए पर थे। नरसिंह राव उनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे। गोविंदाचार्य जी ने उसका विरोध किया था। आरएसएस की ओर से भी पुरजोर विरोध किया गया था। कारण वो समझते, इसीलिए आडवाणी ने नाम प्रस्तावित किया और उनके साथ रहे। आडवाणी के मैं ये मानता हूं कि एक मनुष्य होने के नाते, सुनो, उनके अंदर भी ये महत्वाकांक्षा हो सकती है कि 2009 की तरह हम 2014 में मेरे हाथ में भी नेतृत्व आए, ये संभव है। लेकिन वो इस सीमा तक नहीं जा सकते हैं कि इस सीमा तक जा करके कि पार्टी में अंतर कलह शुरू हो जाए। अगर पार्टी का बहुमत मोदी के पक्ष में है उसको स्वीकारेंगे, लेकिन एक पार्टी के बुजुर्ग नेता होने के कारण उनको अपना मत रखने का बिल्कुल, चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं और उनके कद का नेता फिलहाल इस वक्त अटल जी को अगर हम छोड़ दें, चूंकि वो बीमार है, तो कोई दूसरा है भी नहीं। लेकिन संबित पात्रा जी, यहाँ पर समझ में नहीं आता, नरेंद्र मोदी के नाम पर आप दूसरों को क्या चुप कराएंगे? भीतरी कलह ही इतनी ज्यादा है और यहाँ पर गोवा में कार्यकारिणी की बैठक अभी शुरू होने वाली है कल से, और आज वहां पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। लेकिन इसके पहले एक के बाद एक नेताओं का नहीं पहुंचना कहीं न कहीं इस बात को जाहिर भी करता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के। सब कुछ ठीक चल रहा है चित्रा जी। देखिए, बड़ा आनंद आता है इस प्रकार के डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां से कहीं से स्वर आता है कि ये बीमारू पार्टी है, कहीं से स्वर आता है झगड़ालू पार्टी है, कहीं से स्वर आता है कि विरोध है, कहीं से स्वर आता है कि आपस में बन नहीं रहा है। कहीं बीजेपी के अंदर से ही आता है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी के अंदर से ही ये स्वर आता है। अगर आप मुझे समय देंगी, बहुत समय से सुन रहा था, मेरे पार्टी का विषय है, तो मुझे लगता है मुझे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, ये जो स्वर कहीं से भी आए, चाहे बीजेपी के अंदर का भी विषय है सर। पहले मुझे अपनी पार्टी के विषय में कहने दीजिए। देखिए, ये जो शब्द और ये जो स्वर आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य स्वर हैं। आप ध्यान करके देखिए, आज यहाँ पैनल में कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, आप उससे कोई भी सवाल पूछते तो एक ही जवाब मिलता, मैडम जो कहेंगी, मैडम जो चाहेंगी, राहुल बाबा जो करेंगे, राहुल जी जो कहेंगे। हमारे पार्टी में एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठा रहे हैं, तीन तो आपकी तरफ भी उठ रही है ना, उस बात से इनकार। देखिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कितनी भी उंगली हमारी तरफ उठ जाए, हम तैयार है, किंतु वो स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां परसेप्शन यह जाता है कि नहीं, अवधेश जी एक मिनट सुन लीजिए। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्णय लेने के लिए, किसी भी विषय में निर्णय के लिए इतना समुद्र मंथन चल रहा है या उसका परसेप्शन बन रहा है, चल रहा है या नहीं रहा है, ये अलग विषय है। समुद्र मंथन से जो विष निकलेगा पिएगा कौन? सवाल तो बड़ा यही उठ रहा है ना संबित पात्रा जी। देखिए, समुद्र मंथन का जो अंतिम निर्णय होता है, पड़ाव होता है, वो नारायण होता है, देश को बचाने वाला होता है। वही समुद्र मंथन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनिवार्य है और भारतीय जनता पार्टी धन्य है। तो ऐसे पार्टी को मंथन चल रहा है, कोई भी शिप बनने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में कोई शिप बनने नहीं, प्रत्येक और विष भी उसी में पड़ा रहे। चलिए, समुद्र मंथन का दौर गोवा में जारी है। चूंकि वक्त यहाँ पर एक ब्रेक लेने का है, इस वजह से रोकना मैं आपको चाहूंगी। गोवा कार्यकारिणी से पहले इनसाइड स्टोरी हमारी लगातार जारी है और नरेंद्र मोदी को महानायक बनाने की पूरी तैयारी भी गोवा में की जा चुकी है। लेकिन विरोध के स्वर भी बुलंद होने लगे हैं बीजेपी में और इसके साथ ही कई नेता भी बीमार पड़ चुके हैं। वजह क्या है इसके पीछे, इसी बात पर हमारी ये चर्चा चल रही है। रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए, होंगे हाजिर, आप कहीं मत जाएगा।